हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी लोगों का वक्रांगी के आज के इस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के डे 2 में। मैं विक्रांत। चलिए, आज के हिसाब से हम लोग हमारा आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बैंकिंग के सर्विसेज। ठीक है। अभी बैंकिंग के सर्विसेज में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ विच ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जैसा कि मैं आपसे रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट इन केस आप लोगों को कोई क्वेश्चंस आता है बीच में, तो उसको कहीं पर लिख लीजिए। सेशन खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अभी बैंकिंग सर्विसेज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का एजेंडा पार्ट 1 में। और बैंकिंग का जो ओवरऑल टॉपिक है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। पार्ट 1 में क्या क्या सीखेंगे हम लोग? सबसे पहले बैंकिंग का पूरा इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, कौन होते हैं, उसको उसको वो बनने के लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन आपको याद होगा, डे 1 पे भी डिस्कस किया गया था, है ना। कस्टमर्स के क्या क्या फायदे होते हैं बैंकिंग में, इस बीसी पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है। माइक्रो एटीएम क्या है, एईपीएस क्या है, बैंक्स क्या है, करेक्ट, एसबीएम क्या है, सारी चीजों को हम लोग पार्ट 1 में अभी डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, 21st सेंचुरी में भी है ना, अभी 2022 चल रहा है, 2022। आज के भी टाइम पर मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब इंडिया में 50% से ज्यादा लोग अभी भी या तो अंडर बैंक्ड है या अनबैंक्ड है। उसका मतलब होता है या तो उन तक बैंकिंग का सर्विस पहुंचा ही नहीं है, या तो अगर पहुंचा भी है तो वो पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। राइट। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सिचुएशन होना हमारे कंट्री के लिए बहुत कंसर्न की चीज है। राइट, बहुत वरी करने वाली चीज है। राइट, तो ये क्यों हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, रोड्स का ठीक से ना होना, कोई रेलवे का वहां तक नहीं जाना, फ्लाइट्स तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है। करेक्ट, जब कनेक्टिविटी नहीं होता है तो वो एक रीजन हो सकता है। फिर आता है सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी का क्या रीजंस है? अगेन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। राइट, लोग का वहां पे अवेयरनेस ठीक नहीं है। फिर तीसरा आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरा, अभी जैसा मैंने बताया, लोगों का मेनली अवेयरनेस ना होना एजुकेशन की वजह से हो सकता है। करेक्ट। ठीक है। एजुकेशन नहीं होगा तो बैंकों के बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अनप्रॉफिटेबल फॉर बैंक्स। देखिए, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सारी चीजों को आप ले लोगे। ठीक है। बैंक्स वहां पर क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि बैंक चलाना, एक ब्रांच चलाने का मतलब होता है बिजनेस चलाना। जब वहां पे इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो बैंक्स को फायदा कैसे होगा? राइट। इसीलिए बैंक्स वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं और जाना पसंद भी नहीं करते हैं। करेक्ट। सो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी अंडर बैंक्ड है। ठीक है। नाउ, अभी 2006 में आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को समझा। ठीक है। और फिर उन्होंने इस इन सारे प्रॉब्लम को समझते हुए एक छोटा सा प्रोविजन लाया अपने रूल्स में। क्या था वो प्रोविजन ये था कि प्राइवेट पार्टी और बैंक्स को उन्होंने एक ऐसा लाइसेंस दे दिया जहां पे बैंक्स अपने किसी भी एडवाइजर को, किसी भी एक पर्सन को बैंकिंग की सारी सुविधाएं देने के लिए, कस्टमर्स को देने के लिए एक दूर दराज एरिया में भेज सकते हैं, जहां पे बैंक्स को पूरा सेटअप लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और उसी इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग एजेंट, बीसीए। ठीक है। और ओवरऑल जो वो सेटअप होता है उसको हम लोग बीसी कहते हैं, बिजनेस या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। ठीक है। और इससे क्या हो गया? देखिए, ये विन विन सिचुएशन हो गया सभी के लिए।
बैंक को पूरी तरीके से जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांच लेकर जाने की। एक छोटे से सेटअप में सारी सर्विसेज़ को ईज़िली दे दिया जा सकता है कस्टमर्स को, करेक्ट? तो ये एक प्रोविज़न आ गया। फिर जैसा मैंने बताया था, ये बैंकिंग बीसीए कौन होता है? बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट एजेंट। ये बेसिकली एक ऑथोराइज्ड एजेंट होते हैं या बैंक के एम्प्लॉयी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? जो बैंक के बिहाफ पर बैंक की सारी सर्विसेज को वहाँ के एरिया के लोगों को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, कार्ड स्वाइप, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ये सारी बेसिक से सर्विसेज और बहुत सारे दे सकते हैं, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ठीक है? फिर बहुत सारी जगह पर माइक्रो एटीएम, एईपीएस के फैसिलिटी से फंड ट्रांसफर भी होता है, करेक्ट? ये सारी चीजें, ठीक है? और जैसा मैंने बताया था, सिंस बैंक को वहां पर जाना प्रॉफिटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये जब आइडिया आ जाता है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का, ये बैंक्स के लिए बहुत इजी बन जाता है ऑपरेट करना, करेक्ट? और इससे क्या होता है बेसिकली, अगेन सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को अपने एरिया में बैंकिंग की फैसिलिटीज मिल जाती है, फिर बैंकों को अपने कस्टमर्स भी मिल जाते हैं, बेसिकली उनका बिजनेस भी चल रहा है, और अल्टीमेटली ये जब दोनों होता है तो हमारे कंट्री का ग्रोथ भी होता है, करेक्ट? ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है? ठीक। इस बीसी एक बनने के लिए, बैंकिंग या बीसी पॉइंट बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट चलाने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, ठीक है? देखिए, ये वो कोई रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिसेज हो सकते हैं, एनजीओ आपने सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रिटायर्ड टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किसी का अगर खुद का शॉप है किराना वगैरह का, मेडिकल शॉप है या कोई और बिजनेस है, वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कर सकते हैं, और जिन्होंने अपने आप को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया है वो भी कर सकते हैं। बट हाँ, एनबीएफसीज नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है? अभी जैसा मैंने बताया, ये जो ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो बैंक अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से उनको अपॉइंट करता है, ठीक है? अपने सर्विसेज को और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? ऐसे। फिर आपको याद होगा डे वन पर भी मैंने बताया था, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन देना होता है पहले। जो भी बीसीए बनने वाला है, जो भी उस बीसी पॉइंट को चलाने वाला है, ठीक है, उनको एक सर्टिफिकेशन मैंडेटरीली देना होता है, जिसका नाम आई एम सॉरी, एक सेकेंड देना। ओके, हाँ। सो सर्टिफिकेशन का नाम है आईआईबीएफ, जो आई एम सॉरी आईआईबीएफ जो है बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? और इनके द्वारा ये सर्टिफिकेशन कंडक्ट होता है बीसीबीएफ का, जो कि होता है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है? और इसके बारे में आपको याद होगा, मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था, ठीक है? चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग कस्टमर के एडवांटेजेस के बारे में जानने के लिए, ठीक है? कस्टमर्स को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं आपके इस बैंकिंग के सर्विसेज से, बीसी पॉइंट से? अगेन, कस्टमर को घर बैठे-बैठे या घर के नजदीक उनको बैंकिंग का सर्विसेज मिल जाता है। जो वो पैसे जमा करते हैं बैंक में, उसका रीजनेबल और बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रिड्यूस द करप्शन। देखिए, करप्शन जब हम लोग कहते हैं ना, भ्रष्टाचार, ये कब होता है? जब लेन-देन कैश में होता है, ठीक है? जहाँ पे डिजिटलाइज़ेशन से ट्रांज़ैक्शन होते हैं, ठीक है? वहाँ पे करप्शन करना बहुत-बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डिजिटल फुटप्रिंट छूट जाता है। कोई भी अगर ये करप्शन करता है तो वो बच नहीं पाएगा किसी भी एंगल से, क्योंकि अगेन उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है एक एक वर्चुअल मेथड में, राइट? सो इससे करप्शन कम हो जाता है। आप लोगों की सेविंग्स की हैबिट बढ़ाते हो, करेक्ट? जो पैसे उनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी कल तक, अगर वो बैंक उनके पास आ जाते हैं तो वो इजीली बहुत बैंक में पैसा अपना रख सकते हैं, करेक्ट? और बैंक से ज्यादा सुरक्षित जगह तो आपको भी पता है कोई हो नहीं सकता है पैसे रखने के लिए।
फिर इस बैंकिंग के सर्विसेज के माध्यम से कस्टमर गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर डिफरेंट इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। करेक्ट। सो बेसिकली देखिए, इससे ओवरऑल एक हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, जब ये सारा चीजें होता है बेसिकली कस्टमर को ज्यादा पता चलता है, ज्यादा अवेयरनेस आता है, और कस्टमर बाहर के फाइनेंशियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं कि बाहर की दुनिया में फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे चीजें काम करती है, राइट। और बहुत सारे नॉलेज उनको आ जाते हैं। करेक्ट। सो अगेन सबके लिए विन विन सिचुएशन है, किसी का लॉस नहीं है इसमें। ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बीसी पॉइंट का, जाहिर सी बात है हमें एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल, हमारे कंट्री के हर एक इंडिविजुअल तक बैंकिंग का सर्विसेज पहुंचाना है। यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, और बहुत सारी चीजें, आधार लिंकिंग विद बैंक अकाउंट एज वेल। करेक्ट। बहुत सारी चीजें अभी आपको भी पता है, ये तो आई एम श्योर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा आप सबके लिए। बैंकिंग में कौन कौन से सर्विसेज होते हैं, अगेन अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉवल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, और बहुत सारे दूसरे सर्विसेज। फिर माइक्रो एटीएम क्या होता है, देखिए माइक्रो एटीएम आपको स्क्रीन पर भी उसका फोटो दिख रहा होगा। माइक्रो एटीएम बेसिकली एक छोटा सा ऐसा डिवाइस आता है जिसकी मदद से बिना कोई एटीएम या बड़े मशीन के होते हुए भी आप लोग बहुत सारे चीजें कस्टमर को दे सकते हो, जैसे कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, फिंगरप्रिंट डेटा, आधार सीडिंग, और बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज। देखिए उसका मतलब ये नहीं इसके अंदर आपको पैसे रखने, नहीं, आप लेन देन कैश में करोगे, लेकिन इस डिवाइस की मदद से जो भी डेटा होगा वो कस्टमर को इसमें एंटर करना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इस डिवाइस में कस्टमर अपना बैंक का डिटेल्स डाल सकते हैं या आधार का डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं आता हूँ एईपीएस पर भी, बैंक का डिटेल्स डाल के जैसे ही वो बायोमेट्रिक कर लेते हैं, ठीक है, उनके बैंक से पैसे निकलकर, अगर उनका अकाउंट है तो अच्छी बात है, उनके बैंक से अकाउंट में से पैसे निकल के वो आपके सेटलमेंट अकाउंट में आ जाता है और आप कस्टमर को कैश दे देते हो। जस्ट इन केस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। डिपॉजिट करना है, आपके सेटलमेंट अकाउंट से निकल के उनके बैंक में चला जाएगा और आप कस्टमर से कैश ले लोगे, राइट। देखिए ये जो भी सारा चीज होता है ना, वो मॉनिटर होता है बहुत स्ट्रिक्टली एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। वो इंस्टीट्यूशन है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पहले सिर्फ ये था, अभी इसमें यूआईडीएआई भी जुड़ गया है जो कि है आधार का सिस्टम। ठीक है। ये दोनों के ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद ही ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो पाता है। ठीक है। सो ये खासियत है इस बात की, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, और आरबीआई ने एनपीसीआई को अपॉइंट किया है इस सर्विसेज को मेजर या मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। अभी एईपीएस भी वैसे ही काम करता है, ठीक है, जहां पे एक बायोमेट्रिक की मदद से कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ अपना आधार डिटेल्स डालना होता है, और आधार डिटेल्स वेरिफिकेशन होने के बाद जब बीसी कोई बीसी अगर कस्टमर का जब डिटेल फेच करेंगे तो उनका उनका अकाउंट अवेलेबल अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगे जो आधार से लिंक्ड है, वो सिलेक्ट करेंगे और आधार वेरिफिकेशन की मदद से कस्टमर डिपॉजिट या विड्रॉवल करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी आप अपने आधार वेरिफिकेशन से करके उनको पैसे दे सकते हो और उनसे ले सकते हो, राइट। ये सारी सर्विसेज अगेन इनको भी एनपीसीआई और आधार सिस्टम जो होता है वो मिलके ऑपरेट करते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बैंकिंग का एक ओवरव्यू माइक्रो एटीएम और एपीएस के बारे में। ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं वक्रांगी का जो बीसी पॉइंट अभी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा या अप्लाई करने वाले रहेंगे, ठीक है, उसमें और बाकी के बैंक्स के बीसी पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि जो बाकी के बैंक में आप लोग जाते हो ना, तो उसमें कम से कम 3 से 6 महीने का प्रोसेस होता है,
जिसमें बीसीए को दिखाना होता है, वहाँ पे लेकर जाना होता है, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ब्रांच अप्रूवल, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ पे वक्रांगी में ये सेम प्रोसेस सिर्फ 7 दिन में आपको एक्टिवेट करके दे दिया जाता है, सब्जेक्ट टू जो आपका काम होगा उसको कंप्लीट करने के बाद। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, आपको बीसी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एजेंट जो होगा, वो जो भी होंगे, उनका डिटेल्स आपको अपडेट करना है आपके वीकेएमएस पे। आपको मैंने बताया था वीकेएमएस पे लॉगिन कैसे करना है। फिर जिस बैंक में आपको अपना सेटलमेंट अकाउंट खुलवाना होगा, उस बैंक का आईएफएससी कोड अपडेट करोगे, और फिर उसके बाद सेटलमेंट अकाउंट का लेटर आपको दिया जाएगा, वो लेकर जाके आप अकाउंट खुलवा दोगे, और उस लेटर अकाउंट का डिटेल्स वीकेएमएस पे अपडेट कर दोगे, और फिर आपका जो बेसिक सा दूसरा केंद्र का काम है और आपका जो बीसीबीएफ है, वो होने के बाद विद इन 7 वर्किंग डेज आपका जो केंद्र है वो लाइव कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं एक्चुअल बैंकिंग की तरफ। अभी बैंकिंग के का ओवरव्यू तो हम लोग ने जान लिया, बट अभी वक्रांगी में एट प्रेजेंट आपको कौन से बैंक का फ्रेंचाइजी या केंद्र पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। सो उस बैंक का नाम है एसबीएम। मैं डिस्कस करता हूँ वो भी, बट अभी पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे एसबीएम क्या है, एसबीएम के साथ फ्रेंचाइजी मतलब आप लोगों को क्या क्या फायदे हैं, कस्टमर्स को क्या क्या फायदे हैं, बीसी पॉइंट ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, कंपैरिजन तो हम लोगों ने देख ही लिया, राइट। और उस एसबीएम का ऑपरेशंस कैसे चलता है, आप लोगों का कमीशन कितना होता है, वो सारी चीजें। चलिए, एसबीएम का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ये एक इंटरनेशनल बैंक है जिन्होंने इंडिया में ऑपरेट करने के लिए वक्रांगी को अपना बिजनेस पार्टनर चुना, राइट। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। वो रीजंस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस्ड है। ये इस बैंक के साथ या वक्रांगी के साथ आप लोगों का किसी भी तरह का पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है। वो कैसे, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंचाइजी को क्या क्या फायदे हैं एसबीएम का, जब आप लोग पोर्टफोलियो लेते हो तब आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज नहीं है। इसका मतलब एसबीएम बैंक से कोई भी आपके केंद्र पर वेरिफिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं आएगा। जो भी पूरा प्रोसेस है वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू होगा, राइट। और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटीज आप लोग कस्टमर को दे सकते हो। आप लोग कस्टमर से के लिए जब सर्विस देते हो, उसके बदले में आप लोग अच्छे से अच्छा कमीशन कमा सकते हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके पास मोनोपोली बन जाता है एसबीएम का। क्या मतलब होता है मोनोपोली का? इसका मतलब है उस स्पेसिफिक ब्रांड या सर्विस का, ठीक है, आपके अलावा किसी और के पास ना होना। तो जैसा मैंने बताया, वक्रांगी के साथ एसबीएम ने ऑपरेट करने का डिसीजन लिया है, तो एसबीएम का जो फैसला है, मतलब एसबीएम का जो ऑपरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ वक्रांगी के थ्रू ही उनके कस्टमर्स को मिलेगा, ठीक है। अभी कस्टमर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं जब आप एसबीएम का फ्रेंचाइजी लेते हो एसबीएम बैंक के थ्रू? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो किसी भी तरह का अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, फ्री अकाउंट ओपनिंग है। किसी भी तरह का मंथली या ईयरली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं, जीरो बैलेंस अकाउंट है। फ्री डेबिट कार्ड है कस्टमर को, रुपे कार्ड जो होता है। और तो और कस्टमर को मंथली इंटरेस्ट भी मिलता है उनके अकाउंट में, राइट। तो कस्टमर्स के लिए बहुत फायदे हैं इसमें। अभी ये रहा आपके एसबीएम का जो बीसी पॉइंट है उसमें और बाकी के बैंक्स के पीएसयू का कंपैरिजन। सबसे पहले एक्टिवेशन टाइम वक्रांगी में सिर्फ 7 दिन का प्रोसेस है, 7 वर्किंग डेज का, ठीक है। जबकि दूसरे बैंकों में मैंने बताया था 3 से 6 महीना या 1 महीना 2 महीना ऐसा है, करेक्ट। आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है वक्रांगी में, जबकि दूसरे बैंकों में बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, करेक्ट। फिर डिस्टेंस ट्रैवल टू बैंक ब्रांच फॉर कैश विड्रॉवल वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बैंक में अपना सेटलमेंट अकाउंट खुलवा सकते हो, राइट।
रियल टाइम अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटीज, किसी भी तरह का वेट इसमें नहीं होगा। कैश विड्रॉवल अलाउड फॉर ऑल द बैंक्स, बैंक के सर्वर के इश्यूज इसमें नहीं होते हैं। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, डेबिट कार्ड है, करेक्ट, और कमीशन तो है ही है। और फिर हम लोगों ने रिसेंटली सिर्फ आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग भी लॉन्च किया है, जिसमें पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड ऑप्शनल है। फिजिकल कार्ड तो मिलता ही है। कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है सब्सिडी का, सारी सर्विसेज को छोड़ के, बस एक सर्विसेज, आई एम सॉरी, एक सर्विस को छोड़कर सारी सर्विसेज एक्टिव है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। माइनर अकाउंट भी है आधार बेसिस पर, करेक्ट। और हम लोग माइक्रो एटीएम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का आधार बेस तो है ही है, फिजिकल कार्ड भी है, और इसकी मदद से, इस बैंक की मदद से कस्टमर अपना यूपीआई यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। वहां से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेटमेंट, बहुत सारे दूसरी चीजें, करेक्ट। और हाँ, जो मैंने बताया था आपको, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को छोड़ के बाकी सब एक्टिव है, और वो एक है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा पे फिलहाल काम चल रहा है, वह बहुत जल्द मनरेगा का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो भी चालू हो जाएगा, और बाकी सब तो चल ही रहा है, ठीक है। कमीशन देखिए, आपको याद होगा डे 1 पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको एक अकाउंट ओपनिंग पर 40 रुपए का कमीशन मिलता है, जबकि दूसरे बैंकों में 16 से 20 मैक्स। 5,000 अकाउंट भी आपने मंथली ओपन कर दिए, 2 लाख कमीशन आपको मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट पे 0.35%, फिर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल 0.31%, कैसा पे भी 0.5%। मतलब 1 करोड़ का कस्टमर अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन करते, उसका 50,000 भी आपको मिलता है, राइट। अगेन, नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, फ्री अकाउंट ओपनिंग, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी प्रेशर या टारगेट आपको नहीं दिया जाएगा वक्रांगी की तरफ से, ठीक है। अभी सेटअप प्रोसेस कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्रांगी है। अभी आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं फ्रेंचाइजी की, तो सबसे पहले तो आपको बीसीए को अपॉइंट करना है। वो आप खुद हो सकते हो, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो आपकी आपकी मर्जी है। आपको उनके डिटेल्स को वीकेएमएस पर अपडेट करना होता है। फिर जैसा मैंने कल भी बताया था, आपको हमारी तरफ से लेटर्स दिए जाते हैं, उस लेटर को आपको लेकर जाके बैंक में सेटलमेंट अकाउंट खुलवाना है, और आपको आपके केंद्र के साथ टैग करना है, ताकि आप लोगों को टीडीएस ना लगे। क्या है टीडीएस? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेटलमेंट अकाउंट के लिए टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और फिर आप लोग, जैसा मैंने बताया, जो एक्टिव जो सेटलमेंट अकाउंट का डिटेल्स है वो आपको आपके वीकेएमएस पे अपडेट करना है। और बैंक का और बाकी का जो बीसी पॉइंट का जो आपका केंद्र का इंटीरियर का और एक्सटीरियर का काम है, वो सब करवा के आप उसका कॉन्फर्मेशन भेज दोगे विद इन 7 वर्किंग डेज। अब आ जाता है वक्रांगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद इन 7 वर्किंग डेज हम लोग आपके सारे काम करके एक्टिव कर देंगे, जैसे आपके बीसी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, बैंक से अप्रूवल ले लेंगे, सेटलमेंट अकाउंट का लेटर भी आपको दे दिया जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। और बीसी पॉइंट का जो सारा सर्विस है, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं ऑपरेट करने के लिए वीकेएमएस में, वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अभी, चलिए अभी आते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ एसबीएम। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कल पूछा था, मेरे पास अभी अभी बैंकिंग आया है, मैंने अभी अभी आईडी पासवर्ड मिला है, तो मुझे क्या करना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। एंड जैसा मैंने बताया, ये सारी चीजें माय डाउनलोड्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले तो वीकेएमएस पे लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में माय बीसीए डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, माय वीकेएमएस के अंदर। जैसे ही उस पर क्लिक कर लोगे, कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होगा, ठीक है। कुछ डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होंगे, कुछ आपको अपडेट करने हैं। तो देखिए नीचे आपको जो रेड में दिख रहा है वो आपको बैंक का नाम दिख रहा है,
ठीक है। और बैंक के नाम के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ही होगा। ठीक है। वो होने के बाद अभी बीसीए का डिटेल्स कौन है, क्या खुद आप हो या कोई और है। अगर आप खुद हो तो इसको चेक बॉक्स कर लेना है, आप नहीं हो तो इसको अनचेक करना है और फिर उनका डिटेल्स एंटर करना है। आप खुद हो चेक बॉक्स कर लिया तो आपका सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहीं पर आ जाएगा, आपको बस अपना फोटो अपडेट करना होगा। ठीक है। फिर बीसीए का अगेन एड्रेस प्रूफ का नंबर और उसका सॉफ्ट कॉपी। फिर हो गया आपका आईएफएससी कोड, जिस बैंक में आप सेटलमेंट अकाउंट ओपन करने वाले हो। जैसे ही सबमिट कर लोगे आपको आपका लेटर मिल जाएगा। ठीक है। और आपको याद होगा डे वन पे अगेन सेटलमेंट अकाउंट का रिक्वायरमेंट मैंने बताया था, ये करंट अकाउंट ही होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का विड्रॉवल चार्जेस ना हो। अगर विड्रॉवल चार्जेस होगा तो आपको बहुत हैवी चार्जेस लगेंगे और आपका प्रॉफिट कम हो जाए या हो सकता है नेगेटिव में भी चले जाए। करेक्ट, नियरेस्ट बैंक में ही खोलना है ज्यादातर जितना हो सके। और उस अकाउंट को आपको वीकेएमएस पे भी अपडेट करना है और अपने बीसी पॉइंट के साथ टैग भी करवाना है बैंक में, ताकि आपको टीडीएस ना लगे। ठीक है। एंड जब आप ये कर लोगे तो आपका विद इन 7 वर्किंग डेज बीसी पॉइंट आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 3 का एजेंडा है कोर। ये जो अभी पार्ट 3 है ना, ये पूरा पूरा नेविगेशन का प्रोसेस है। ठीक है। जो जैसे कल से मैं आपको बता रहा था कहाँ क्लिक करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैश डिपॉजिट कैसे करना है, सिस्टम में क्या क्या करना है, वो आप लोग अभी सीखोगे। सबसे पहले तो लॉगिन प्रोसेस आप लोग जानोगे, अकाउंट ओपनिंग और बहुत सारे डिफरेंट चीजें। कैसे करना है लॉगिन, सबसे पहले आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है ऑलरेडी आपके ईमेल पर। उस आईडी पासवर्ड को डाल के साइन इन करना है। कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। लेफ्ट साइड में बैंक एसबीएम बैंकिंग का ऑप्शन है, प्लीज उस पर क्लिक करिए। ये रहा, आपको कोड भी दिया जाएगा, एक्सेस कोड, उसको एंटर करके साइन इन करना है। फिर ये रहे सारे ऑप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग से। कस्टमर आपके पास आके कहते हैं मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो आप लोग अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक करोगे। फिर कस्टमर का आधार नंबर आप डालोगे, वो जो कि मैंडेटरी है, और फिर पैन नंबर भी डाल सकते हो जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म करोगे, कस्टमर का बायोमेट्रिक आपको लेने का ऑप्शन आएगा। ठीक है। बायोमेट्रिक लेने के बाद सारा इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जो आधार में अपडेटेड है। आप लोग सारे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करोगे, और जो ऑटो पॉपुलेट नहीं है, जैसे देखिए ये मैरिटल स्टेटस, तो उसको आप लोग मैन्युअली फिल कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको सारा डिटेल्स वेरीफाई करना है। लास्ट के जो दो ऑप्शन है ना, इज फर्स्ट है इज एसएमएस बैंकिंग एनेबल्ड, इसको यस ही रखना है। इज नॉमिनी रिक्वायर्ड, आप लोगों को पता होगा नॉमिनी कौन होते हैं, मतलब अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है अनफोर्सीन रीजंस की वजह से, तो उनकी जितनी भी जमा पूंजी है, जो भी उनका जो भी है बैंक में, वो सारा नॉमिनी को दिया जाता है। ठीक है। तो नॉमिनी अगर कस्टमर को नहीं रखना है तो नो पर ही क्लिक करोगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे रखना है, तो आप लोग उस पे यस पे क्लिक करोगे और नॉमिनी का डिटेल्स अपडेट करोगे, जैसे पूरा नाम, अकाउंट होल्डर के साथ रिलेशनशिप क्या है, उनका एड्रेस वगैरह। ठीक है। ये रहा, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे, ये रहा अकाउंट नंबर जनरेट। ठीक है। फिर जैसे ही अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा ना, कस्टमर के ईमेल पर एक बाय डिफॉल्ट ईमेल चला जाएगा। ठीक है। जहाँ पे कस्टमर को वेलकम ईमेल जाएगा, उनका कस्टमर आईडी जाएगा, अकाउंट नंबर तो सामने ही है आपके। ठीक है। कुछ ऐसे काम करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सर्विस जो कि है बैलेंस इंक्वायरी। कस्टमर आके कहते हैं मुझे बैलेंस चेक करना है अपने एसबीएम बैंक का। बहुत सिंपल है, एसबीएम बैंक आई मीन बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करना है। ठीक है। बैंक का नाम बाय डिफॉल्ट रहेगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, आधार नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, आई एग्री पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट लेना है। ये रहा बैलेंस कस्टमर का। इसको व्यू रिसीट में क्लिक करके डाउनलोड करके कस्टमर को भी भेज सकते हो और अपने स्क्रीन पर भी दिखा सकते हो। आ जाते हैं हम लोग अभी कैश डिपॉजिट पर। सेम
कैश डिपॉजिट अगर कस्टमर को करना है तो क्लिक करोगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी इससे पहले कि मैं आपको कैश डिपॉजिट के बारे में बताऊं, कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। डिपॉजिट करने के लिए मिनिमम 100 रुपए होना जरूरी है, मैक्सिमम 10,000 ही कस्टमर एक बार में डिपॉजिट कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। एंड ओनली एसबीएम बैंक कस्टमर्स कैन डिपॉजिट द कैश, मतलब सिर्फ एसबीएम बैंक के कस्टमर्स ही कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इमेजिन कीजिए कोई दूसरे बैंक के कस्टमर्स आके कहते हैं मुझे, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर आता है और कहता है मुझे अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना है, तो उसका भी एक वे आउट है जो कि है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए, अगर यहां से इस ऑप्शन से कर रहे हो तो सिर्फ एसबीएम बैंक से कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमर के बैंक का नाम डालना है जो कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस होगा, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, अमाउंट, अमाउंट कंफर्म करोगे और आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। कैश डिपॉजिट हो जाएगा, कस्टमर से आप जैसा मैंने बताया कैश ले सकते हो और आपके सेटलमेंट अकाउंट से पैसा भेज सकते हो। सेम होता है कैश विड्रॉवल भी, बट कैश विड्रॉवल में डिफरेंस इतना है कि कोई भी बैंक के कस्टमर कैश विड्रॉ कर सकते हैं आपके केंद्र पे, कोई भी बैंक हो, ठीक है। याद रखिए ये डिफरेंस, कोई भी बैंक के कस्टमर आपके पास विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन से डिपॉजिट सिर्फ एसबीएम के बैंक के कस्टमर्स कर सकते हैं, ध्यान रखना है इसको। इसमें भी सेम रेस्ट्रिक्शंस है, मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है। सिंपल सा है, कस्टमर के बैंक का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट अमाउंट डिटेल्स डालने हैं, अमाउंट एंटर करोगे, आधार डिटेल्स एंटर करोगे और सबमिट कर लोगे, ठीक है। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल हो जाएगा, रिसीट डाउनलोड करके कस्टमर को भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, मिनी स्टेटमेंट भी कस्टमर देख सकते हैं, क्लिक कीजिए। अगेन बैंक का नाम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आगे बढ़ जाइए, फिर आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, डाउनलोड करके कस्टमर को ईमेल पर भी या व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, ठीक है। फंड ट्रांसफर, अभी देखिए फंड ट्रांसफर है ना, दो दो तरीके से होती है, एक तो एसबीएम बैंक का फंड ट्रांसफर है, दूसरा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है जो कि दूसरा सर्विस है ऑल टुगेदर। अगर यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ एसबीएम बैंक के कस्टमर ही एसबीएम बैंक के कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बट दूसरे बैंकों में भी जैसे मैंने बताया पैसे ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए दूसरा सर्विस है, कंफ्यूज मत होना। इसमें भी मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए एक ट्रांजेक्शन में होंगे। सेम चीज, बैंक का नाम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, जो बैंक में पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है वो भी मॉरिशस ही होगा, क्योंकि इस फंड ट्रांसफर के ऑप्शन से एसबीएम टू एसबीएम ही पॉसिबल है। फिर अकाउंट नंबर, फिर अमाउंट और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें खास चीज का ध्यान रखना है आपको कि दिन में, पूरे दिन में, भले ही वो कैश डिपॉजिट हो, विड्रॉवल हो या फंड ट्रांसफर हो, एसबीएम का दिन में सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन कस्टमर कर सकते हैं सारी चीजों को मिलाकर, और पूरे महीने में 10 ट्रांजैक्शन। मतलब एग्जांपल के तौर पर दे दूं, अगर डेली की बात करूं, मतलब पूरे महीने में कस्टमर 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कैश विड्रॉवल, फंड ट्रांसफर, डिपॉजिट, सब कुछ, ठीक है। और इसमें एक और कैच ये है कि कस्टमर आपके बीसी पॉइंट से, ठीक है, मान लीजिए आ जाते हैं, वो 10,000 रुपए जमा करवाते हैं, ठीक है, हो जाता है, हो जाएगा। बट उसी दिन मान लीजिए शाम को कस्टमर वापस आते हैं और कहते हैं मुझे ना 10,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बैंक का रेस्ट्रिक्शन है कस्टमर के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बट अगर कस्टमर को भेजना ही है पैसे तो कस्टमर अपना यूपीआई यूज कर सकते हैं, कस्टमर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमर अपने एंड से कुछ भी कर सकते हैं, बट आपके बीसी पॉइंट से ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है जो कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं, ठीक है।
अभी नो राउंड ट्रिपिंग। देखिए राउंड ट्रिपिंग आपको पता होगा, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है पैसों का इलीगल रोलिंग करना, जो कि इलीगल है। इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। वक्रांगी से तो लाइसेंस आपका कैंसिल होगा ही, आपके ऊपर पुलिस केस भी होगा, ठीक है। तो इलीगल एक्टिविटीज में नहीं पड़ना है। तो अब इलीगल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें आई डोंट थिंक डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हो। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करोगे, डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट और स्टेटस, गो पे क्लिक करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और उसको एक्सेल शीट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर फिर आता है आपका वॉलेट बैलेंस। देखिए अभी मैंने कल भी आपको बताया था, वॉलेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसबीएम का, दूसरा होता है वक्रांगी का। तो ये जो वॉलेट है ये एसबीएम का वॉलेट है, जिसका बैलेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको वॉलेट रिचार्ज करना है, तो कल भी मैंने बताया था आपको वॉलेट रिचार्ज ट्रांसफर के माध्यम से करना है, जहां पे आप लोग अकाउंट नंबर में क्या डालोगे, VKRNG डबल पी अगर एसबीएम का वॉलेट है तो, डबल ई अगर वक्रांगी का वॉलेट है तो, ठीक है। तो ध्यान से रखना है इन दोनों का। सो सिंस ये वक्रांगी का वॉलेट नहीं है, हम लोग एसबीएम का वॉलेट लोड कर रहे हैं, तो उसके लिए VKRNG डबल बी और आपका VKID होगा आपका अकाउंट नंबर। IFSC कोड हमेशा येस बैंक का यूज करना है, क्योंकि ये फास्टेस्ट मोड है IMPS का, ठीक है। बेनिफिशियरी का नाम वक्रांगी लिमिटेड रखना है। जैसे ही ट्रांसफर करोगे विद इन 30 मिनट्स आपके वॉलेट में पैसे शो करेंगे। फिर आपको अगर वॉलेट से पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो भी कर सकते हो एसबीएम के वॉलेट से, ठीक है। ध्यान रखना है इसका। माई लेजर पे क्लिक करोगे, वॉलेट विड्रॉवल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। IMPA सेलेक्ट करोगे, अमाउंट एंटर करोगे, OTP से वैलिडेशन होगा और फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एसबीएम सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट फॉर कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है। क्या है ये? बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट है कस्टमर के लिए, मतलब वो अगर पैसे जमा करते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसका आंसर है बैलेंस अप टू 2 लाख कस्टमर को 3.5 का जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, पर एनम। बट हाँ उनको क्रेडिट जो होगा वो मंथली बेसिस पर होगा। 2 से 5 लाख के बीच में है तो 4%, ठीक है। और अगर 5 से 50 लाख है तो 5% अगेन, 50 लाख से 5 करोड़ है तो 6%, 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो 6.5, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। और इंक्रीमेंटल बेसिस पर ये जमा होंगे कस्टमर के अकाउंट में मंथली बेसिस पर। कोई और क्वेरी भी है तो कस्टमर अपने डायरेक्टली बैंक को भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 1-800-1033-817 पर, और कोई भी क्वेरी क्लैरिफाई करके दे सकते हैं। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जुलाई से ही एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ एफएक्यूज जान लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होगा सालाना बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर, लेकिन उसका जो क्रेडिट होगा वो मंथली बेसिस पर डिवाइड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, बाकी बैंकों की तरह ही है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसका टेन्योर, कितना टाइम तक रखा आपने, ठीक है। पे आउट जो है वो मंथली बेसिस पर होगा, ठीक है। अब ये कुछ फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है। अभी देखिए इसको डिवाइड किया गया है टेन्योर में, मतलब कि दिन से लेके सब महीना साल पूरा दिखाया गया है, और फिर अमाउंट वाइज भी दिखाया गया है कितना है। फॉर एग्जाम्पल 7 to 14 डेज के लिए फिक्स डिपॉजिट पे 2%, 2.1% का कमीशन मिलेगा रेजिडेंट के लिए, NNRO के लिए भी, करेक्ट।
सिमिलरली आप बाकी सब भी देख सकते हैं, मोर देन 15 लाख अप टू 2 करोड़, दिन कितना है। एंड जैसा मैंने बताया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आपके पास माई डाउनलोड्स में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अभी ये रहा आपका रेजिडेंट एंड एनआरओ के लिए भी फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, 1 साल से लेकर 66 डेज, आई एम सॉरी, अप टू 15 लैक्स कितना हो सकता है। बट हाँ, इसमें एक कैच और है कि कस्टमर अगर सीनियर सिटीजन है, इंडियन रेजिडेंट है, तो ये जितना भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं ना, इससे 0.5% ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को मिलेंगे। ठीक है, और ये जैसा मैंने बताया चेंज हो सकते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी कस्टमर अपने कस्टमर केयर को एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर तो मैंने बता ही दिया था, आपके सामने भी दिख रहा है। और तो और ईमेल के माध्यम से भी कस्टमर अपने कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के क्लैरिटी के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि था बैंकिंग। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, राइट। तो देखिए, मनी ट्रांसफर तो सेम है, पैसे ट्रांसफर करना, लेकिन जब वर्ड ऐड हो जाता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, उसका मतलब होता है सिर्फ विद इन द कंट्री पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कहीं पर भी, हर देश के हर एक कोने में कस्टमर जहां पर भी है, पैसे वहां पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं इस सर्विसेज की मदद से। ठीक है, चलिए इस सर्विसेज को हम लोग डिटेल में जानते हैं। अभी इसमें क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस सर्विस को ऑन बोर्ड कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है वो देखेंगे, सिस्टम में ऑपरेट कैसे करना है वो भी देखेंगे, और इसका सेल्स और मार्केटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर को शॉर्ट में हम लोग डीएमटी भी कहते हैं, तो डीएमटी अगर मैं कहूँ तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एक ऐसा सर्विस है जो कस्टमर को फैसिलिटी देता है पैसे ट्रांसफर करने का, इवन अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी। ठीक है, ये एक 24/7 प्रोसेस है, जिसमें बैंकिंग का जो टाइमिंग होता है 9 से 6 या 9 से 4 जो भी है, वो एप्लीकेबल नहीं है। 24/7 कस्टमर इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिस्टम में ट्रांसफर करने के बाद 5 से 10 सेकेंड में ये रेसिपिएंट, मतलब जिनको पैसे भेजे जा रहे हैं, उनको मिल जाते हैं। करेक्ट। और जैसा मैंने बताया, ये कन्वीनियंट मोड है जहाँ पे कस्टमर को किसी भी तरीके का, अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो फिर भी कर सकते हैं। करेक्ट। और इससे फायदा क्या होता है, देखिए कस्टमर का टाइम बचता है, उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेविंग्स की हैबिट बढ़ती है, राइट। करप्शन कम होता है, सेफ जगह होता है, सेफेस्ट मेथड है सबसे पैसे भेजने का। तो ये सारे फायदे हैं, किसी बैंक में जाकर क्राउड लाइन में खड़ा नहीं होना है। करेक्ट, ये सारे फायदे हैं। अभी अभी ये डीएमटी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जो है वो वक्रांगी में कैसे काम करता है, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, कस्टमर जैसा मैंने बताया वक्रांगी केंद्र से देश के किसी भी कोने में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकिंग आवर्स का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कस्टमर खुद के अकाउंट में भी पैसे जमा करवा सकते हैं, मैंने आपको बैंकिंग में बताया था। करेक्ट। इसमें फ्रेंचाइजी को बहुत हाई कमीशन मिलता है, 0.6% के एवरेज का। ठीक है, ये एक सेफेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ पेमेंट है, जो कि यूजर फ्रेंडली है, दोनों कस्टमर के लिए भी और फ्रेंचाइजी के लिए भी। राइट, इमीडिएट बेसिस पे पैसे ट्रांसफर होते हैं। करेक्ट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है मोबाइल नंबर के होने से। ठीक है, इसका रेस्ट्रिक्शन जो है वो मंथली 25,000 रुपए है, कस्टमर 25,000 तक का पैसा ट्रांसफर कर सकता है विदाउट केवाईसी। अभी सर्विस एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है इसमें। ठीक है, सर्विस ऑनबोर्ड कैसे करना है, उसका प्री रेक्विजिट्स, मतलब पहले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आप लोगों को रेडी रखना है। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है ऑनबोर्डिंग के लिए, और एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग का डेफिनेशन क्या है।
ठीक है। देखिए, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स एज सच नहीं है, मतलब किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, लेकिन इसका आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि नो योर कस्टमर का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली फॉलो करना है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसके तहत आपको ऑपरेशन करना है। मतलब राउंड ट्रिपिंग नहीं करना है, पैसों का इलीगल रोलिंग नहीं करना है, और कस्टमर के ग्रीवेंस को प्रॉपरली रिड्रेस, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल जो होता है, कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करना है। ठीक है, किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है अभी। अभी वीकेएमएस पे क्या करना है, देखिए वीकेएमएस पे, माई वीकेएमएस पे जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद उसके अंदर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दिखेगा, फिर उसके अंदर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर पे जैसे ही क्लिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ जाएगा ये वाला, उस पे आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म करना है, और आप लोग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे, सर्विस ऑपरेशंस कैसे करना है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, पे आउट कैसा है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स कौन कौन से आ सकते हैं और उसका रेजोल्यूशन क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या है, और आपको डे के स्टार्ट में क्या करना है और एंड में क्या करना है, सारी चीजें सीखोगे आप लोग। ठीक है, देखिए अभी है ना, यहाँ पे पैसे जब ट्रांसफर की बात हम लोग करते हैं तो इसमें दो पार्टियां मिनिमम इन्वॉल्व होती है। एक होता है पैसा भेजने वाला, दूसरा होता है पैसा रिसीव करने वाला। ठीक है, भेजने वाला, भेजने वाले पैसे जो भी होंगे उनका एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, वैलिड फोन नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नहीं भी होगा तो चलेगा, जैसा मैंने बताया, ट्रांसफर आपके वॉलेट से हो जाएगा और कस्टमर से आप कैश ले सकते हो। ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है कस्टमर के पास, जिनको भेजा जा रहा है रिसीवर का फुल नाम, उनके बैंक का नाम, उनके बैंक का अकाउंट नंबर और उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन आप इनिशिएट करोगे, सेंडर के नंबर पर सबसे पहले सेंडर का नंबर आपको ले लेना है, बेनिफिशियरी के डिटेल को ऐड करना है जिनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। ठीक है, देखो एक सेंडर है ना, मल्टीपल बेनिफिशियरीज को भेज सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, फिर कस्टमर से आपको कैश कलेक्ट करना है सर्विस चार्ज के साथ। अब सर्विस चार्ज क्या है आगे सीखेंगे। ठीक है, और फिर उस प्रोसेस को सिस्टम में इनिशिएट करना है, और ट्रांजैक्शन होने के बाद कस्टमर के फोन पर कॉन्फर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आप माई वीकेएमएस पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ओपन कर लोगे ना, कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। वहां पे कस्टमर के का फोन नंबर डालना है, सेंडर का। ठीक है, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे, फिर रेसिपिएंट का डिटेल्स ऐड करना है, जिनको भेजा जा रहा है पैसा, जो भी आपको सामने दिख रहा है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी। अगर रेड मार्क नहीं है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट कर देना है, और फिर अमाउंट सेलेक्ट करना है। यहीं से शॉर्टकट में सिलेक्ट कर सकते हो या मैनुअली टाइप कर सकते हो। मोड को हमेशा आईएमपीएस में रखना है, क्यों? क्योंकि ये एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट मोड है। कंफर्म पे क्लिक करोगे तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आपके वॉलेट से, और फिर आप लोग कस्टमर को रिसीट दिखा दोगे, भेज भी सकते हो उनको। ठीक है, ये रहे आपके कमीशन और चार्जेस। देखिए एवरेज अगर मैं बताऊं तो कमीशन है ना आपको 0.6% का मिलेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल कस्टमर अगर 1,000 रुपए भेजते हैं किसी को, तो उस पे सर्विस चार्ज कस्टमर को 10 रुपए देने होते हैं, जिसमें से 4 रुपीज 8 पैसे आपका कमीशन होगा। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा कस्टमर का सर्विस चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और आप लोगों का कमीशन भी। और जो भी कमीशन आप कमाओगे वो T+1 मंथ के बेसिस पर आपको पे किया जाएगा, मतलब जनवरी में जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे वो मार्च में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टिपिकली ऑब्जर्व्ड इश्यूज एंड देयर रेजोल्यूशन। कभी कभी देखिए इसका खास ध्यान रखना है, सर्वर स्लो होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट भी हो सकता है, होल्ड पर भी जा सकता है, और स्लोनेस की वजह से ज्यादा टाइम भी ले सकता है।
ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये सारी सर्विसेज को गवर्न कौन करता है, एनपीसीआई। ठीक है, तो हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम हो। तो जैसे ही अगर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है ना, तो बेसिकली तो वो पैसा आपके अगर अकाउंट से कटा भी होगा तो इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। लेकिन लेकिन अगर वो इमीडिएटली नहीं भी होता है ना, तो उसका 3 दिन का प्रोसेस है, टर्न अराउंड टाइम है रिफंड मिलने का। कस्टमर को इमीडिएटली कैश वापस नहीं देना है ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होने पे। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन जब रिजेक्ट होता है उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, नॉर्मली रिजेक्ट होने के बाद तो इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है, अगर नहीं भी होता है तो 3 दिन तक आपको वेट करना है। और आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। आपको टिकट भी रेस करना होता है, ठीक है, बट उससे भी पहले जब रिजेक्ट होता है तो आपको सबसे पहला खास ध्यान रखना है, कस्टमर को इमीडिएटली रिफंड नहीं देना है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली जब रिजेक्ट होता है ना ट्रांजैक्शन, तो कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आप सिस्टम में एंटर करोगे तभी फिर आपको पैसे जो है वो रिवर्स हो जाते हैं विद इन 3 वर्किंग डेज। ठीक है, और उसके बाद जाकर जब आपके पास पैसे आ जाएंगे फिर जाकर आप कस्टमर को या तो पैसे वापस दे सकते हो या उस ट्रांजैक्शन को वापस इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है आपको। चलो कुछ डूज एंड डोंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं डूज से। डूज में क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका वॉलेट जो है वो हमेशा भरा हुआ हो, ताकि कस्टमर को कभी भी इस सर्विसेज का बेनिफिट आप दे सको। ठीक है, आप लोगों को इस सर्विसेज का पोस्टर वगैरह लगवाना है जहां पे कस्टमर को इजीली दिख सके। ठीक है, आपका नेटवर्क, कंप्यूटर, प्रिंटर जो भी है वो हमेशा ऑन होना चाहिए और नेटवर्क्ड होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर को पहले ही कन्वीनियंट फी जो सर्विस चार्ज है वो बता देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने ट्रांसफर कर दिया बाद में आप कस्टमर को बता रहे हो, नहीं, पहले चार्ज बताना है कितना होगा, फिर कस्टमर से कैश लेना है, प्लस सर्विस चार्ज दोनों लेकर फिर सिस्टम में इनिशिएट करना है। और उससे भी पहले जो कस्टमर से कैश आपने लिया है उसको फेक करेंसी डिटेक्टर का जो मशीन है आपका, उसमें से होकर ही आपका नोट पास होना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा क्या चीज है जो आपको नहीं करना है? सबसे पहले तो इमीडिएटली कस्टमर को पैसे वापस नहीं देने हैं इन केस रिजेक्ट होता है तो। उसका प्रॉपर प्रोसेस है ओटीपी का जो मैंने आपको बताया, फॉलो करना है आपको 3 दिन का। ठीक है, पहले कस्टमर से पैसे लेने हैं फिर ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर प्रोसेसिंग में अगर प्रोसेस करते टाइम पे अगर जो ट्रांजैक्शन है वो होल्ड पर भी जाता है ना, तो वेट करना है, इमीडिएटली पैसा वापस नहीं देना है। एक ट्रांजैक्शन को मल्टीपल ट्रांजैक्शन में ब्रेक नहीं करना है, टुकड़े नहीं करने हैं। मान लीजिए कस्टमर को 25,000 भेजना है, तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो 5-5 हजार के 5 ट्रांजैक्शन आपने कर दिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका कमीशन उतना ही रहेगा, भले ही वो एक में करो या 5 डिफरेंट ट्रांजैक्शन में कीजिए। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है। राउंड ट्रिपिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको पता है मैंने बताया था। ठीक है, और कस्टमर की जानकारी जो है वो थर्ड पार्टी को सेल नहीं करना या देना नहीं है, भले ही वो जेन्युइन है तो भी। क्यों, क्या हो सकता है इससे? अभी फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी आपके पास आके कह सकता है कि आपके पास बैंकिंग के कस्टमर्स आते हैं, राइट, तो क्या आप प्लीज मुझे उनका इंफॉर्मेशन दे दोगे, मुझे ना पैन कार्ड का सर्विस सेल करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आप क्या सोचोगे, चलिए ठीक है दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बट ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको पता नहीं है सामने वाले का इंटेंशंस क्या है। अगर उनका इंटेंशंस अच्छा भी है तो ये भी हो सकता है वो कस्टमर को फोन कर करके परेशान कर दे, जिससे फिर कस्टमर आपको आके कंप्लेन करे और आपके पास कस्टमर आपका जो लॉयल्टी है आपके साथ वो नहीं रहेगा। सो ये बिल्कुल नहीं करना है, इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को सेल नहीं करना है। ठीक है, चलिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, मैंने बता दिया। देश के किसी भी कोने में 24/7 अकाउंट नहीं भी है कस्टमर के पास तो भी वो पैसे भेज सकते हैं। हु इज एलिजिबल, कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और उसके पास एक वैलिड सेल फोन नंबर है।
ठीक है। डू आई नीड टू प्रोड्यूस एनी आईडी प्रूफ? नो, किसी भी तरह के आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस एक वैलिड फोन नंबर होना जरूरी है। ठीक है। क्या इस सर्विसेज के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना होता है? नो। हाँ, बैंक से ऐड कर रहे हो तो हो करना पड़ेगा, बट इसमें नहीं है। ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक? जैसा मैंने बताया 5 से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर ही पैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है। डू आई गेट एनी अलर्ट? यस, कस्टमर के फोन पर अलर्ट जाता है। ठीक है। एंड फीस कितना है? जैसा मैंने बताया, आप लोगों को सर्विस चार्ज पता है। ठीक है। और इज देयर एनी लिमिट? यस, 25,000 का मंथली लिमिट है। ठीक है। एंड व्हाट डिटेल्स डू आई नीड टू प्रोवाइड व्हाइल कॉलिंग द कस्टमर केयर फॉर क्वेरी? कोई क्वेरी आता है तो कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको देने हैं। ठीक है। व्हाट इफ आई ट्रांसफर द मनी टू द रॉन्ग अकाउंट? बहुत बड़ा इशू है ये। हमेशा इंश्योर करना है कि कस्टमर ने जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी दिया हुआ है, उसको क्रॉस चेक कीजिए 2-3 बार हो सके तो। एक बार गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। हाउ डू आई गेट द रिफंड ऑफ रेमिटेड मनी इन केस द अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द अकाउंट? देखिए, जैसा मैंने बताया था, ओटीपी का प्रोसेस फॉलो करना है रिजेक्शन के केस। आईएमपीएस क्या है? सबसे फास्टेस्ट सर्विस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आईएमपीएस फंड ट्रांसफर सर्विस ओवर अदर बैंकिंग चैनल? सर्विसेज इज इंस्टेंट, जाहिर सी बात है। 24/7 होता है, कोई बैंक का हॉलीडे इसमें काउंट नहीं होता है, कोई 9 से 6 का टाइम एप्लीकेबल नहीं है, कस्टमर कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, फिर आते हैं सेल्स और रेवेन्यू पे। देखिए, इस सर्विसेज की मदद से ना, सिर्फ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की मदद से आप लोग इजीली 10 से 25,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। कैसे? इसका प्रमोशन करके बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है। जो आप लोगों का कंटेंट है, जो भी कंटेंट आपको चाहिए, मार्केटिंग हो, ट्रेनिंग का हो, आपको सारी चीजें माई डाउनलोड से मिल जाएगा। लीफलेट्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, स्पीच, जो भी आपको चाहिए, आपको माई डाउनलोड से मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इसका पोस्टर बड़ा बड़ा लगवा सकते हो ताकि लोगों को पता चले। आपके आपके पास जो कस्टमर्स दूसरी चीजों के लिए आते हैं, मान लीजिए आपका मेडिकल शॉप है, कस्टमर दवाई के लिए आते हैं, तो उनको क्रॉस सेल कर सकते हो कि हमारे पास ये सर्विसेज भी है कि आपको ट्रांसफर करना है। राइट। आपको खुद का अपना एक टारगेट बनाना है, वक्रांगी आपको कोई टारगेट नहीं देगी। आप खुद अपना टारगेट बनाइए कि मुझे फॉर एग्जांपल आज 3,000 रुपये ट्रांसफर करने ही है। राइट। फिर आप लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरेंसेस ले सकते हो, पूछ सकते हो कि अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो प्लीज उन्हें हमारा रेफरेंस दीजिए। ठीक है। अभी आपके कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, किन कस्टमर्स को आपको टारगेट करना है? देखिए, आपको माइग्रेंट लेबर्स को टारगेट करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रिफाइनरी वर्कर्स, पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स, होटल अटेंडेंट्स। करेक्ट। ताकि वो जो मजदूरी उनको मिलती है डेली बेसिस पर, वो डेली बेसिस पर पैसे ट्रांसफर कर सके, या तो अपने खुद के अकाउंट में या किसी फैमिली मेंबर को। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सुपरमार्केट ओनर्स, होटल ओनर्स। जाहिर सी बात है, उनको सैलरी देना होता है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके ट्रांसफर करने से अच्छा आपके पास आकर उनके डायरेक्टली बैंक में पैसा भेज सकते हैं, है ना। फिर डेली वेज वर्कर्स है, जैसे कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, पेंटर्स, है ना। इन ये सारे लोग भी अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऐसे कस्टमर्स को, लो इनकम कस्टमर्स को आपको टारगेट करना है। ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल द फ्रेंचाइजीज। आपको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है अर्निंग को बढ़ाने के लिए। ये कुछ केस स्टडीज हम लोगों ने किया हुआ है हमारे चैंपियन फ्रेंचाइजीज का, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस सर्विस की मदद से महीने में इन्होंने इतने पैसे कमाए। फॉर एग्जाम्पल, पहली फ्रेंचाइजी है हमारी गुजरात से, जिनका नाम है काजल बेन पटेल। सिर्फ इस सर्विस की मदद से इन्होंने
एक महीने में 25,763 रुपए कमाए। कैसे? क्या ऐसा खास किया इन्होंने? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सर्विसेज उन जगह पर दिया जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स का है। अगेन इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को बताया, कम्युनिटी को बताया इस सर्विसेज के बारे में, राइट। इन्होंने मार्केटिंग प्रॉपरली किया, बैनर लगवाया, लॉलीपॉप साइन लगवाया, ये सारी चीजें। फिर हमारे दूसरे फ्रेंचाइजी है राजस्थान से, चंद्रभान सेठिया जी। इन्होंने भी 21,000 रुपए से ज्यादा पैसे कमाए। कैसे? इन्होंने क्या किया, अपने एरिया के लोगों को है ना छोटा छोटा क्रेडिट देना स्टार्ट किया, मतलब उधार पे पैसे देना स्टार्ट किया। देखिए अगेन इसमें वक्रांगी का कोई रोल नहीं है, अपने विश्वास पे उन्होंने लोगों को छोटा छोटा क्रेडिट देना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, कस्टमर का लॉयल्टी इन पर बढ़ गया, विश्वास आ गया, फ्रेंडशिप बढ़ गया, लॉयल्टी बढ़ गई। तो क्या किया, कस्टमर रेगुलरली इनके पास आने स्टार्ट हो गए, राइट। फिर तीसरे हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने भी 20,000 रुपए कमाए, अक्षय जैन जी ने सेम चीज किया है। और अभी बाकी के 3 फ्रेंचाइजी भी आप लोग देखोगे ना, सेम चीजें इन्होंने किया है। इन्होंने बैनर पोस्टर लगवाया है, केंद्र ऐसी जगह पर खोला है जहां पर माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे का इस्तेमाल इन्होंने किया, करेक्ट। ये सारी चीजें इन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो आप लोगों को भी ये सेम चीज बहुत इफेक्टिवली फॉलो करना है सेल्स बढ़ाने के लिए। कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को आते हैं तो आप अपने अपने स्पॉक से कनेक्ट कर सकते हो। देखिए आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत है, आपके एफआरएम है, आप टिकट रेस कर सकते हो माई वीकेएमएस से, और तो और आप डायरेक्टली इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। पहले है संतोष पाटोले जी, इनका ईमेल आपके सामने है, santosh.patole@vakrangi.in। फिर रवि भावनानी जी भी है सेकेंड लेवल पर आपके क्वेरी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा खत्म। अगला टॉपिक भी जो कि था डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। अभी हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पैन सर्विसेज, ठीक है। पेपरलेस पैन का जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर को, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस टॉपिक के एजेंडा में हम लोग जानेंगे पैन कार्ड का सर्विसेज क्या है, कैसा है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स जानेंगे, इसके फायदे, यूनिक फीचर्स क्या क्या है, कस्टमर के क्या क्या फायदे हैं, कमीशंस क्या क्या है ना, कस्टमर को चार्ज कितना देना है वो हम लोग देखेंगे। प्री रेक्विजिट्स मतलब पहले से आपको क्या क्या प्रिपेयर हो करके रखना है इस सर्विसेज को देने के लिए। कुछ पॉपअप सेटिंग्स हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और आधार नंबर कैसे लिंक करना है, पैन एप्लीकेशन का ओवरऑल प्रोसेस, एरर्स, इश्यूज, ये सारी चीजों के बारे में, और स्पॉक्स के बारे में भी, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो देखिए पैन कार्ड ये एक ऐसा सर्विस है, ठीक है, जो कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ओके। और इसको इशू करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे गवर्नमेंट का ही एक दूसरा सेक्टर छोटा सा जो कि है एनएसडीएल, ठीक है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है पूरे कंट्री में पैन कार्ड का सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक है। जो कि कोने कोने पे उनका जो है केंद्र भी होता है, और इसमें भी प्राइवेट पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। जहां पे ई केवाईसी बेसिस पर, मतलब पेपरलेस बेसिस पे कस्टमर्स को हमारा पैन कार्ड का सर्विसेज दिया जा सकता है हमारे कंट्री का, ठीक है। चलिए भी इसमें जैसा मैंने बताया किसी भी तरह का पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी तरह का फॉर्म फिलिंग, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट स्टोरेज की जरूरत नहीं है, और पूरी तरीके से हम लोग कंप्लायंट हैं। और ये सब करने से क्या होता है, पैसे भी कम होते हैं, पैसे का लागत भी कम होता है, और इसका एफिशिएंसी भी बढ़ता है, ठीक है। बेनिफिट्स अगेन पेपरलेस पॉलिसी है, ईज ऑफ कंप्लायंस है, बहुत इजी है। और जब पेपरलेस होता है तो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के पैसे नहीं लगते हैं, ट्रांजिट की जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। और एक डिजिटल फुटप्रिंट आ जाता है उस पैन एप्लीकेशन का, करेक्ट। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है
किसी भी तरह का कस्टमर को ज़ेरॉक्स या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर नहीं आना है। करेक्ट? स्मार्टफ़ोन से भी हो सकता है, ई-केवाईसी के बेसिस पर होता है या बायोमेट्रिक के बेसिस पर, ठीक है? And applicants who are unable to apply for PAN on account of mobile number or email ID not registered with Aadhaar will be able to submit using biometric. ठीक है, जिनका आधार नंबर पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक नहीं है, वो बायोमेट्रिक के बेसिस पर भी उनका जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, यूनिक फीचर्स अगेन ईज ऑफ कंप्लायंसेस, पेपरलेस पॉलिसी, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और यूजफुल फॉर रूरल एरिया, सेम डे पैन एप्लीकेशन इशू हो जाता है और लार्ज कस्टमर बेस का इसमें स्कोप है। आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले तो कस्टमर को कितने पैसे देने हैं अगर वो पैन अप्लाई करते हैं, तो फिजिकल पैन के लिए 105 रुपए और अगर उनको सिर्फ ई पैन चाहिए तो उनको 70 रुपए देने हैं। ठीक है, जिसमें से आपका कमीशन बोथ दोनों के लिए 9 रुपए 83 पैसे है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग आई मीन जीएसटी इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, प्री रेक्विजिट्स पेपरलेस पैन सर्विसेज। देखिए, सबसे पहले तो क्या क्या मैंडेटरी है इस चीज के लिए? कस्टमर के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस और या घर का एड्रेस भी कस्टमर दे सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ नो इनकम। ओके, मिनिमम एज कस्टमर का होना चाहिए 18 साल। ओके, अभी इस सर्विसेज को हमारे सिस्टम में करने से पहले भी आपको कुछ ब्राउजर के सेटिंग करने होंगे, जो कि है पॉपअप सेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए, ये हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए, बट आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सेम चीजें आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। बाद में जब आप अपने खुद से करने जाओगे तो ये माई डाउनलोड से आप डाउनलोड करके इसको करवा सकते हो, ठीक है, देख कर सकते हो। याद रखने की सब कुछ जरूरत नहीं है, बट याद रख लोगे तो अच्छी बात है। चलिए, पहले तो देखिए गूगल क्रोम हम लोग ओपन करते हैं ऐसे, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लोगों को 3 डॉट्स दिखता है गूगल क्रोम पे हमेशा। उस 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद है ना, हम लोगों को सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फिर आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ऑप्शन, ठीक है। उसके भी अंदर एक और ऑप्शन आता है साइट सेटिंग, ठीक है। साइट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जब आप लोग उस पे पॉपअप का जो ऑप्शन आएगा ना साइट सेटिंग का, उस पे क्लिक करोगे वापस, और तो और अगर मान लीजिए ये सारे स्टेप्स नहीं भी जम रहे हैं ना, तो सेटिंग में आकर डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आप साइट सेटिंग पे सर्च करके आप लोग एंटर कर दोगे और फिर ये रहा पॉपअप सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉपअप सेटिंग पे आकर है ना, हमेशा इसको अलाउ करना है, साइट कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट्स, ये हमेशा इसको इस ऑप्शन में रखना है। जैसे ही आप रख के ओके कर दोगे, सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स ओके। आप लोगों को याद नहीं होगा तो भी आप लोग देख कर सकते हो माई डाउनलोड से डाउनलोड करके, ठीक है। अभी जैसे ही आप लोग सिस्टम में पैन कार्ड पर क्लिक करोगे, ठीक है, myAadhar.uid.ai, ठीक है, उससे भी पहले आप ये भी चेक कर सकते हो कि हाउ टू चेक इफ मोबाइल नंबर इज लिंक्ड और नॉट। कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक है भी या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हो? ये वाले वेबसाइट पे जाना है myAadhar.uida.gov.in/verify मोबाइल एंड ईमेल, ठीक है। कस्टमर का आधार नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करके अगर ओटीपी आ जाता है मतलब मोबाइल नंबर लिंक्ड है, नहीं आता है तो वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड, ठीक है। चलिए, अभी पैन एप्लीकेशन का सिस्टम में प्रोसेस कैसे करना है। कस्टमर आते हैं और कहते हैं मुझे पैन अप्लाई करना है, आप लोग वीकेएमएस पे लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड से, ठीक है, और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद फिर आप लोग लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा न्यू पैन एप्लीकेशन, ठीक है।
ई गवर्नेंस के अंदर। ओके, और फिर आप लोग इस पे क्लिक कर लोगे, जहाँ पे आप कस्टमर का नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे और नेम ऑन पैन आप लोग डालोगे कैसा चाहिए। हैव यू एवर हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या कस्टमर का कोई और नाम भी था कभी किसी डॉक्यूमेंट्स पे? अगर हाँ है तो हाँ करना है, यस करना है, ना है तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है। एन एप्लीकेंट नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन आधार। ठीक है, ऑलराइट। Whether mother is a single parent or do you wish to apply for PAN by furnishing the name of your mother only? ये आपके ऊपर है। क्या आपको अपने मॉम का नाम, मतलब मम्मी का नाम इस पे प्रिंट करवाना है या डैड का नाम, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप लोग डिटेल्स डालोगे, फादर का नाम सब कुछ डालोगे। ठीक है, मदर का नाम भी डाल सकते हो, अगर पैन कार्ड पे आपको आपके मदर का नाम चाहिए तो वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन में। वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, हाँ है तो हाँ करोगे, ना है तो ना, नो। ठीक है, फिर ये सारे डिटेल्स में आप ईमेल आईडी फिल करोगे, टेलीफोन नंबर, प्लेस। ठीक है, पेमेंट कस्टमर को कैसे करना है, कैश में करना है या ऑनलाइन? ठीक है, अगर ऑनलाइन भी करना है तो ऑनलाइन पे सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो कस्टमर को लिंक चला जाएगा। ठीक है, पेमेंट का। और उससे भी पहले ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। फिर वो है ना, जैसे ही आप लोग कंफर्म पे क्लिक कर लोगे, वो आपको एनएसडीएल के वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, जहां पर बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होंगी, बहुत सारी चीजें आपको मैन्युअली फिल करना है। जैसे देखिए, ये न्यू पैन एप्लीकेशन है, इंडिविजुअल है, आधार नंबर मैंडेटरीली आपको फिल करना है। नाम अगर पॉपुलेटेड है तो अच्छी बात है, फिल कर लीजिए, नहीं तो मैन्युअली आई मीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, ये नो रखना है। ठीक है, ये रहा। पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड, मॉम का नाम प्रिंट करना है या डैड का नाम? ठीक है, क्या कस्टमर सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। नो इनकम है तो नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी है। ठीक है, ये रहा ऑफिस एड्रेस। नो नीड टू अपडेट ऑफिस एड्रेस इफ सोर्स ऑफ इनकम इज सिलेक्टेड एज सैलरी और बिजनेस एंड देन क्लिक नेक्स्ट। देखिए, कस्टमर का अगर कोई इनकम नहीं है तो ऑफिस एड्रेस की जरूरत नहीं है। अगर आपने सैलरीड या बिजनेस सिलेक्ट किया है तो वहां पे ऑफिस एड्रेस मैंडेटरी है। ठीक है, फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, ये अभी एक एड्रेस सिलेक्शन, जो आपका ज्यूरिसडिक्शन का जो लॉ के मुताबिक जो कोड असाइन किया गया है वो भी आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो स्टेट, फॉर एग्जांपल राजस्थान, सिटी जयपुर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आपका प्रॉपर वार्ड, सर्कल, रेंज, कमिश्नर सिलेक्ट करना है। ठीक है, लिस्ट आ जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, और फिर एरिया कोड आपको वहां पे डालना है। ठीक है, उस एरिया कोड के अंदर आप लोगों को प्रॉपरली सिलेक्ट करना है आपका वार्ड ऑफिसर, और फिर आप लोगों को प्लेस सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर, डेट डालना है और सबमिट करना है। ठीक है, चलिए। ई केवाईसी, पैन न्यू, ई केवाईसी भी करना है। देखिए, आधार नंबर और बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे। जो भी डिटेल्स आपको लग रहा है कि गलत है, आप लोग यहाँ पे वैलिडेट करके भर सकते हो। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दो ऑप्शंस आएंगे। एक तो बायोमेट्रिक बेस्ड केवाईसी आएगा या तो ओटीपी बेस्ड। अगर आधार नंबर मोबाइल से लिंक्ड है तो आप ओटीपी बेस्ड पे क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो बायोमेट्रिक पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ओटीपी डालना है। ठीक है, और फिर वहां पे आधार के साथ ऑथेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, आधार का पेज ओपन हो जाएगा, आधार नंबर डालना है, सेंड ओटीपी, और फिर उसके बाद ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे। देखिए, फिर ये आ जाएगा आपका पैन का रिसीट। ठीक है,
अभी while enrolling through Bharat Easy app, franchisee needs to provide his or her VK ID as a referral ID. आपको डे 1 पर भी मैंने बताया था, जो सर्विसेज कस्टमर केंद्र में आकर ले सकते हैं वो सेम सर्विसेज कस्टमर भारत इजी ऐप से भी कर सकते हैं। तो आप लोग को इंश्योर करना है कि उसका अगर कमीशन आप लोगों को चाहिए तो आपको वहां पर रेफरल आईडी में अपना वीके आईडी डलवाना है कस्टमर के फोन में। नहीं डालोगे वो कोई भी सर्विसेज खरीदेंगे भारत इजी ऐप से, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। जब आप रेफरल आईडी में आपका वीके आईडी डाल देते हो एक बार, मतलब आपका जो वीके आईडी है वो कस्टमर के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। जो भी वो सर्विस खरीदेंगे आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो देखिए, कस्टमर उस ऐप पर भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे पैन कार्ड पे, सेम प्रोसेस भारत एनएसडीएल के वेबसाइट पर लेकर जाया जाएगा कस्टमर को। ठीक है। अभी एरर्स एंड इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी देखिए, अगर ये ऐसा मैसेज को जाता है आपको, ठीक है, आधार ऑथेंटिफिकेशन का, फॉर एग्जाम्पल पैन कैनॉट बी क्रिएटेड ड्यू टू आधार मिसमैच, प्लीज डू नॉट अप्लाई ऑनलाइन इन केस ऑफ दिस एरर। आधार में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे नाम मैच नहीं कर रहा है, फोन नंबर मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ये एरर आ जाता है तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, कस्टमर को कहना है प्लीज आप एनएसडीएल के ऑफिस में विजिट करके आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करवाइए। ठीक है। ये भी एक एरर आ सकता है कि पैन कैनॉट बी क्रिएटेड एज पैन हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड अगेंस्ट दिस आधार। देखिए, जाहिर सी बात है, एक आधार कार्ड पे एक ही पैन इश्यू होता है। हो सकता है कस्टमर का जो पुराना पैन कार्ड है वो गुम हो गया है और कस्टमर ने ये आपको बताया नहीं, तो ऐसा एरर आपको आएगा कि पैन ऑलरेडी इश्यूड है। तो ऐसे केसेस में कस्टमर को बोलना है आप ऑनलाइन उसका डुप्लीकेट कॉपी मंगवा सकते हो, आपको दोबारा नए पैन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर उनको पैन नंबर भी याद नहीं है तो उनको एनएसडीएल के ऑफिस में जाना होगा। ठीक है। अभी देखिए, इसका भी मार्केटिंग करना है, जाहिर सी बात है, आपको सब कुछ यूज कर सकते हो, लीफलेट्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, जो भी हो सके। ठीक है, सोशल मीडिया। और एक लीफलेट का बेसिकली कुछ ऐसा एक टेम्पलेट आपको दिया गया है लीफलेट का। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो भी है ऑनलाइन ही है। ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर कार्ड बन के मिल जाएगा, भारत इजी ऐप से भी और आपके केंद्र पर भी। ठीक है। फिर आ जाता है आपके स्पॉक्स के डिटेल्स। देखिए, स्पॉक्स में मतलब एफआरएम तो है ही आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है। टिकट भी रेज कर सकते हो और संतोष पटोले जी से डायरेक्टली भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस ईमेल पर। ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया हमारा पैन कार्ड का भी सर्विसेज। अभी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।